मित्रों, संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपनी टीजीटी स्पेशल कक्षा में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो कि बाबूराम सक्सेना कृत पुस्तक लिखी हुई है, जो कि हमारी टीजीटी में मानक पुस्तक है, उसके अनुसार जो हमारा कारक प्रकरण है का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और आपके संज्ञान में, आपकी जानकारी में जितने भी मित्र टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग टेट, सुपर टेट, टीजीटी और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को हमारे चैनल के साथ लाइव जोड़िए, क्योंकि सभी कक्षाएं आपकी सभी परीक्षाओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि जो भी लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता दें कि टीजीटी के अनुसार हम लोग हमारे दो पाठ्यक्रम अर्थात पाठ्यक्रम में सम्मिलित दो ग्रंथों का, दो साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं। और चाहे अगर हम टीजीटी के ही अनुसार क्यों, उनको पीजीटी में भी मानक पुस्तक के रूप में रखा गया है, जिसमें हमारा भारवी कृत किरातार्जुनीयम है, साथ ही साथ भर्तृहरि कृत नीति शतकम है। इन दोनों ही ग्रंथों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग जो भी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिंक पर जाकर के जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई, आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग, हमारा जो टीजीटी के अनुसार कारक प्रकरण चल रहा है, उसमें जो द्वितीय विभक्ति का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो द्वितीय विभक्ति में अभी तक की कक्षाओं में हम लोगों ने द्वितीय विभक्ति के कई सूत्रों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें कि हमारा अगला सूत्र जो अब है, क्योंकि कल की कक्षा में हम लोगों ने अधिसिंगस्था कर्म इस सूत्र का अंतिम अध्ययन किया था, तो उससे आगे के सूत्रों के साथ उपस्थित है। चलिए आगे का हमारा जो सूत्र है वह है अभिनिविशश्च। अभिनिविशश्च, ठीक है। अब यह जो हमारा सूत्र है अभिनिविशश्च, यह सूत्र क्या कहता है? इसमें देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोगों ने उपसर्ग की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी उपसर्गों के विषय में बताया गया है कि जो प्रपरा, अपसम, अव, निस, निरिद इत्यादि जो हमारे 22 उपसर्ग कहे गए हैं, उन 22 उपसर्गों में से ही जो हमारे यहाँ दो उपसर्ग बताए जा रहे हैं, कौन कौन से हैं? एक उपसर्ग हमारा है अभी और दूसरा उपसर्ग है हमारा यहाँ पर नी, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे उपसर्ग हैं, ठीक। अब यहाँ इस सूत्र में बताया जा रहा है कि अभी और नी उपसर्ग किससे यहाँ आगे दी है? विष धातु। कौन सी है? विष धातु। अगर विष धातु से पूर्व यदि हम अधि और नी उपसर्ग का विधान करते हैं, तब इस विष धातु के कारण अर्थात इस विष धातु के योग में वहां पर जो आधार होगा, उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो कर्म संज्ञा होगी वो किसकी होगी और कब होगी? दोनों चीज ध्यान रखिए कि अभी और नी उपसर्ग ही जब विष धातु से पूर्व जुड़ेंगे, तब वहां पर आधार की ही कर्म संज्ञा होगी। किसकी होगी? आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब यहाँ जो उदाहरण है हमारा, उदाहरण देखते हैं। जैसे सन्मार्गम, सन्मार्गम अभिनिविशते, अभिनिविशते, सॉरी अभिनिविशते, ठीक है। सन्मार्गम अभिनिविशते। अब यहाँ इसका अर्थ हो गया कि सन्मार्ग में प्रवेश करता है। सन्मार्ग अच्छे मार्ग पर प्रवेश करता है, ठीक है। तो अच्छे मार्ग पर प्रवेश करता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर सन्मार्ग पर, तो सन्मार्ग पर अर्थात यहाँ क्या हो गया? सन्मार्ग जो हमारा वह क्या है? आधार है, आधार है। किंतु यहाँ विष धातु है और विष धातु के पूर्व हमारा अभी और नी दोनों ही उपसर्ग हमारे विष धातु से पूर्व लगे हुए हैं। तो जब हमारे विष धातु से पूर्व अभी और नी दोनों उपसर्ग एक साथ विष धातु के साथ जुड़ जाएंगे, तो जो आधार होगा, इस आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और आधार की कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है इस सूत्र में, तो इसलिए मैंने यह आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक
हमारा यहाँ पर एक और अलग से उदाहरण दिया गया है हमारा ग्रंथ के अनुसार, धन्याशा कामिनीयाम। चलिए उसको रहने देते हैं, यही अर्थ है क्योंकि उसमें भी यही दिया है, भवन मनो अभिनिवेशते, अर्थात विष धातु के कारण ही विष धातु से पूर्व अभि और नी उपसर्ग जुड़े होने के कारण ही वहां पर भी जो अधिकरण था उस अधिकरण में क्या हो गया है, उस अधिकरण की अर्थात आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इतना स्पष्ट है, अन्यथा आगे कुछ विस्तृत नहीं है इस सूत्र में, क्योंकि जो भी हमारा मुख्य होगा वो हम बताते चलेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला जो हमारा सूत्र है, अगला सूत्र है हमारा उपान मध्यांग वशः। उपान मध्यांग वशः। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम इस सूत्र का जब अर्थ जाने, तो अर्थ जानने से पहले हम एक काम करते हैं, इस सूत्र को हम संधि विच्छेद कर करके एक एक करके लिखते हैं, उसके बाद आपको अर्थ अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, उप। ठीक है, उप के बाद आप देख रहे हैं आप उपान लिखा हुआ है। ठीक है, तो उप में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हमने एक आ तो इसी में रह जाएगा, तो यहाँ क्या निकल गया, आ। तो आ आया, उसके बाद में आप देख रहे हैं ना है, ना के बाद वाह है, तो यहाँ पर जो हमारी संधि है कौन सी, यड़ संधि हो गई। इको यड़ति सूत्र से जब हम उसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनु। ना पे उ की मात्रा आ जाएगी और वा से क्या निकल आएगा, आ। ठीक है, आ निकल आएगा, तो आ को हम पुनः लिख लेते हैं। और आ के बाद आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, धा लिखा हुआ है, धा के बाद या लिखा है, यहाँ पर पुनः यड़ संधि हुई है। ठीक है, तो वहां से आ निकला, आ हमने लिख लिया, फिर धा और या जो लिखा हुआ है, या किसके स्थान पर, इको यड़ति सूत्र में आदेशित होता है, ई के स्थान पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधि हो जाएगा। ठीक, फिर अधि के बाद यहाँ पर जो हमारा आ है वो कैसा हो गया, अब यहाँ आप देख रहे होंगे दीर्घ आ, क्योंकि आ आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ दीर्घ आ हो गया, तो हम इसको दीर्घ लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हो, यहाँ आम। ठीक, अब ये हमारा यहाँ पर संधि विच्छेद यहाँ तक हो गया। अब आपको स्पष्ट हो जाएगा, अब समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो उप अनु अधि आंग, ये चारों क्या हो गए, ये चारों हमारे उपसर्ग हो जाते हैं। जब हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ हमारे चार उपसर्ग निकल कर आ जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपने एक पंथ दो काज किया, एक तो आप इस सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा ही आप लोगों ने यहाँ पर दो संधियों का भी अध्ययन कर लिया। उपधन अनु कौन सी संधि हो गई यहाँ पर, अका सवर्णे दीर्घ से दीर्घ स्वर संधि। अनुधन अधि कौन सी संधि हो गई, इको यड़ति सूत्र से यड़ संधि। अधिधन आंग यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, यहाँ पर भी इको यड़ति सूत्र से यड़ संधि हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आपने संधियों का भी अध्ययन कर लिया और साथ ही साथ सूत्र का भी। ठीक, तो यह चारों उपसर्ग। ठीक, अब आगे क्या दिया है, ये चारों उपसर्ग यदि किस धातु, वस धातु के पूर्व अगर इन चारों में से कोई भी उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो वहां पर भी आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात वस धातु से पूर्व इनमें से कोई भी उपसर्ग जोड़ने पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक, स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं, इतना क्लियर हो गया। चलिए यहाँ हम लिखते हैं हरि वैकुंठ में रहते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, हरि वैकुंठ में रहते हैं। ठीक, अब यहाँ हरि वैकुंठ में रहते हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ जो वैकुंठ है यह क्या है, आधार है। ठीक है, और रहने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, वस धातु। तो वस धातु का प्रयोग करेंगे हम, किंतु कब करेंगे, जब हम इन चारों में से कोई भी उपसर्ग उसके साथ जोड़ेंगे तो ये जो हमारा वैकुंठ आधार है, इस आधार की ही कर्म संज्ञा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, चलिए सबसे पहले देखते हैं, हरि क्या हमारा कर्ता हो गया। ठीक, तो जब कर्ता है तो कर्ता के रूप में रहेगा। कर्ता प्रथम व्यक्ति एक वचन का कर्ता है तो क्या हो जाएगा, हरि।
ठीक, हरि का रूप क्या बनता है? हरि बनता है। प्रथम व्यक्ति एक वचन में एक वचन क्या करता है, तो क्या हो गया? हरि। आगे क्या है हमारा? वैकुंठ है, और उसके बाद क्या है? रहते हैं। तो रहने के लिए हम वस धातु लगाते हैं, ठीक, वसति। ठीक है, हमने यहाँ वस धातु लगा दी अर्थात तो वसति, क्योंकि एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो यहाँ क्रिया भी हमारी ती जो लगी है प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार ही यहाँ क्रिया हमारी ती हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर कोई एक उपसर्ग जोड़ देते, जैसे उपवसति किया, ठीक, उपवसति। तब यहाँ जो वैकुंठ है, जो कि आधार है, अधिकरण कारक है, जो आधार हो रहा है, इस आधार की ही क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्म संज्ञा हो करके इसकी कर्मणि द्वितीया से इसमें क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? वैकुंठम। ठीक, क्या हो गया हमारा? वैकुंठम। ठीक है, स्पष्ट है? चलिए सही से लिख देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब दिख रहा होगा क्लियर से आप सभी को? क्या हो गया हमारा? हरि वैकुंठम उपवसति। ठीक है, इस आधार की ही कर्म संज्ञा कब होगी? जब हम वस धातु से पूर्व इनमें से कोई सा भी उपसर्ग जोड़ देंगे। अब तब हमने यहाँ कर्म संज्ञा कर दी है, तो यहाँ उपवसति भी हो जाएगा। जब हम उपसर्ग को यहाँ वस धातु के साथ जोड़ेंगे तो उपवसति हो जाएगा। अनु को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? अनुवसति हो जाएगा। ठीक, अधि को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिवसति हो जाएगा, अधिवसति। और जब हम आम को प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आवसति हो जाएगा, आवसति। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने यहाँ आंग लिखा, यहाँ पर आवसति हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ जो है वो हलंत्य है, और जो हलंत्य वर्ण होता है उसका तसिलोपा से लोप हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल आ बचेगा। तो जब हम वस धातु के साथ इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आवसति। तो यहाँ हमारे इस प्रकार से चार रूप बन जाएंगे। हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति और हरि वैकुंठम आवसति। आपके चारों रूप सही हैं और चारों वाक्य सही हैं। ठीक है, किंतु जब हम यहाँ पर इन उपसर्गों को नहीं जोड़ेंगे तब क्या होगा? ठीक है, तो आप देख लीजिए कि हम दोनों ही पक्षों पर बात करते चल रहे हैं। हमारा जो सूत्र कह रहा है हम उसको भी जानते चल रहे हैं, और यदि वहां सूत्र नहीं लगता है तब क्या होगा, इस पर भी चर्चा करते चल रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, अगर हम इस हरि वैकुंठ में रहते हैं, इस वाक्य में वस धातु के साथ यदि इनमें से कोई भी उपसर्ग नहीं जोड़ते हैं, जैसे केवल इतना लिखते हैं हरि वसति, ठीक, हम यहाँ उपसर्ग नहीं लगाएंगे, तब यहाँ इस आधार का क्या होगा? तब यहाँ आधार में अधिकरण ही कारक होगा। तब क्या हो जाएगा हमारा? वैकुंठे ही होगा। क्या होगा? वैकुंठे, अर्थात यहाँ अधिकरण की आधार की अधिकरण संज्ञा होकर यहाँ सप्तमी विभक्ति ही होगी। अर्थात अब देखिए आपके यहाँ दो रूप यह बने, चार तो यह थे, पांचवा यह वाक्य बना, और पांचों वाक्य ही अपने स्थान पर सही है। कोई सा भी वाक्य गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूत्र हमारा कह रहा है उपान मध्यांग वशः कि जब हम वस धातु से पूर्व उप अनु अधि आंग उपसर्गों का विधान करते हैं तब वहां आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो वस धातु से पूर्व जब हमने उप अनु अधि आंग उपसर्गों का विधान किया तब इस आधार की क्या हो गई? कर्म संज्ञा होकर के यहाँ द्वितीया हो गई। किंतु जब हम वस धातु से पूर्व इनमें से किसी भी उपसर्ग का विधान नहीं करेंगे तब वहां पर द्वितीया नहीं होगी, अर्थात उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तब क्या होगी? तब उस आधार की अधिकरण संज्ञा हो करके वहां सप्तमी ही होगी, अर्थात तब यहाँ हरि वैकुंठे वसति ही बनेगा। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हरि वैकुंठे वसति यह भी हमारा सही है, हरि वैकुंठम उपवसति यह भी सही है,
हरि वैकुंठम अनुवसति यह भी सही है, हरि वैकुंठम अधिवसति यह भी सही है, और हरि वैकुंठम आवसति यह भी सही है। अर्थात इस वाक्य के 5 रूप बनेंगे और पांचों रूप आपके सामने स्पष्ट है, और पांचों रूपों के यही रूप बनेंगे और पांचों ही वाक्य हमारे एकदम सही हैं। तो जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात, जिन लोगों को थोड़ी सी समस्या हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे एक एक चीज आपको क्लियर कराती चलनी थी। मैं दोनों ही पक्षों की बात करती, हो सकता है कि इस प्रकार से प्रश्न इनमें से ना दिया जाए, कोई ऑप्शन ये दे दें, इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन हटा करके ये दे दें, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको भी बता दिया कि वाक्य हमारा यह भी सही है। इसमें सप्तमी हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ वस धातु से पूर्व कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा है, और तब जब नहीं जुड़ेगा, कोई भी उपसर्ग का विधान हम नहीं करेंगे, तब आधार में अधिकरण संज्ञा ही होगी, कर्म संज्ञा वहां पर नहीं होगी, और कर्म संज्ञा नहीं होगी तो वाक्य हमारा यह भी सही होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, और बाद में आप लोग को पुनः वीडियो देख लीजिए, अगर जिसको समझ में नहीं आया, वैसे तो एक बार में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, और आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पष्ट हो गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं आई होगी। चलिए अगला एक वार्तिक और कहा है हमारे कात्यायन महोदय ने, वह वार्तिक है हमारा अवुक्त्यर्थक न। ठीक है, अवुक्त्यर्थस्तु न। यह क्या है? यह हमारा वार्तिक है। ठीक है, यह वार्तिक है। अब यहाँ पर जो कहा गया वो क्या कहें? अभुक, अर्थात भूख माने होता है भूखा होना। ठीक, अभुक तात्पर्य कि जब अर्थात जब उपवास का अर्थ लिया जाए, जब उपवास के अर्थ में भुक धातु का प्रयोग किया जाएगा, तब वहां पर तात्पर्य उपवास के अर्थ में, यानी कि जिसका अर्थ होगा भूखा रहना। ठीक है, उपवास के अर्थ में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, चलिए देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। उपवास करना, जैसे कि बने उपवसति, बने उपवसति। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि हम लोगों ने अभी वस धातु का प्रयोग किया था, किस धातु का? वस धातु का प्रयोग किया था, और उस वस धातु का अर्थ था, इस वस धातु का अर्थ था रहना। किंतु यहाँ आप देख रहे हैं, और उस वस धातु में भी हमने क्या किया था? उपसर्ग का विधान करके यहाँ पर भी हमारा उपवसति हो गया था। ठीक, यहाँ पर भी उपवसति हुआ था, किंतु इस उपवसति का अर्थ भूखा रहना नहीं था, उपवास करना नहीं था। इस वाक्य का अगर अर्थ आप निकालेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे वन में उपवास रखता है, वन में उपवास रखता है। ठीक है, वन में उपवास रखता है। जब हम इस वाक्य को ऐसे पढ़ेंगे, तब यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ उपवसति जो हमारा शब्द लिखा हुआ है, इस उपवसति का अर्थ रहना ना होकर के क्या हो जाता है? उपवास रखना। और जब उपवास रखने के अर्थ में यह उपवसति इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे, तब यहाँ आधार जो है उसकी आधार संज्ञा ही होगी, कर्म संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट हो रहा होगा। चलिए इसको एक और उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। ऐसे हो सकता है कि थोड़ी समस्या लगी हो आप सभी को।
चलिए देखिए यहाँ लिखते हैं सीता वन में रहती हैं। ठीक, और दूसरा वाक्य हम लिखते हैं यहाँ पर सीता वन में उपवास रहती है। ठीक, एक हो जाता है कि सीता वन में रहती हैं और एक होता है सीता वन में उपवास रहती हैं। उपवास माने होता है व्रत रखना अर्थात भूखा होना। ठीक है, और यही हमारा सूत्र कह रहा है कि भूख धातु अर्थात अभुक, भूख माने होता भूखा रहना, भूख माने होता भोजन करना खाना, और अभुक माने होता है नहीं खाना। तो जब हम नहीं खाने के अर्थ में इस वस धातु उपवसति का प्रयोग करेंगे तब वहां पर द्वितीया नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ सीता वन में रहती हैं, तो इसका तो वाक्य हम इस प्रकार से बना सकते हैं सीता वनम उपवसति। ठीक, यहाँ तो हमारा बन जाएगा सीता वनम उपवसति, क्योंकि यहाँ सीता वन में रहती हैं। किंतु यहाँ जो हमने लिखा सीता वन में उपवास रहती हैं, इसका हो जाएगा हमारा सीता वने उपवसति, वने उपवसति। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ दोनों ही वाक्यों में थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा। यहाँ इस वन में आप कर्म संज्ञा देख रहे हैं, यहाँ इस वन में आप अधिकरण संज्ञा देख रहे हैं। ठीक है, एक जगह कर्म संज्ञा है और एक जगह अधिकरण संज्ञा है। अब यहाँ वाक्य आपको संस्कृत में यदि इस प्रकार से देखकर पूछा जाएगा और तब यहाँ पूछा जाएगा, तब यहाँ आधार की क्या हुई है, अधिकरण संज्ञा हुई है, यहाँ पर आधार की क्या है, कर्म संज्ञा हुई है। किंतु दोनों ही वाक्यों का जो अर्थ है वो अलग अलग हो गया। यहाँ तो सीता वन में केवल वास कर रही है, निवास कर रही है। ठीक है, किंतु यहाँ सीता वन में उपवास कर रही है। ठीक, तो यहाँ आपको अब थोड़ा सा समझना है, क्योंकि संस्कृत वाक्य हमारे दोनों के ही एक जैसे बन रहे हैं। अगर हम यहाँ हिंदी इसको हटा देते हैं, इन हिंदी वर्णों को, तब आपके लिए ये कंफ्यूजन वाली समस्या हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वाक्य आपके दोनों ही एक जैसे हैं, सीता वनम उपवसति, सीता वने उपवसति। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वाक्य सही है, यह वाला वाक्य सही है या यह वाला वाक्य सही है। ठीक, और वाक्य दोनों ही अपने स्थान पर सही है। क्योंकि क्यों सही है, क्योंकि दोनों का ही अर्थ अभी हम नहीं देखा था। अब आपको स्पष्ट करना है कि प्रश्न क्या पूछता है। अगर केवल यह पूछता है कि सीता वन में रहती हैं, तब तो आपका ये वाला वाक्य सही हो जाएगा। किंतु यदि अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि सीता वन में उपवास रखती है या उपवास रहती है, तब यह वाला वाक्य सही होगा। अब दोनों ही वाक्यों में से कौन सा वाक्य देकर के आपसे वार्तिक या सूत्र पूछा जाता है, यह प्रश्न पर निर्भर करता है। अगर आपसे यह वाक्य देखकर पूछा जाए कि सीता वनम उपवसति, यह किस सूत्र या वार्तिक से कर्म संज्ञा हुई है, तब किससे हो जाएगी, उपान मध्यांग वशा सूत्र से। ठीक है, और यह वाला वाक्य देकर अगर पूछा जाता है कि यहाँ किससे इस वनम की अधिकरण संज्ञा हुई है, तब कौन सा हो जाएगा, तो अभुक्त्यर्थस्तु न, इस वार्तिक से यहाँ पर इसकी अधिकरण संज्ञा हुई है। क्योंकि भूखे रहने के, उपवास रखने के योग में, अर्थ में इस कर्म की, इस आधार की आधार संज्ञा ही होती है, वहां कर्म संज्ञा नहीं होगी। धातु आप लोग याद रखेंगे, उपवास के अर्थ में कर्म संज्ञा नहीं होगी, आधार की अधिकरण संज्ञा ही होगी। ठीक है, और जब उपवास अर्थ नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, तब वहां पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ स्पष्ट हो गया होगा, अब किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला भी सूत्र नहीं है, हमारा वार्तिक ही है। चलिए एक काम करते हैं, तो यह वार्तिक थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो एक सूत्र का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं और जो वार्तिक है वो इसके बाद देख लेंगे। तो वैसे तो क्रम वार्तिक का है, किंतु हम लोग पहले सूत्र देख लेते हैं। सॉरी, वह भी वार्तिक ही है, किंतु जो पहले वाला वार्तिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए पहले दूसरे वाले वार्तिक का अध्ययन कर लेते हैं। कल की कक्षा में हम लोग इस वाले वार्तिक का अध्ययन कर लेंगे।
आज हम जिस वार्तिक का अध्ययन कर रहे हैं वह हमारा अभितः, परितः, समय, निक्सा, हा, प्रति, योगेपि, ठीक है। यह भी क्या हमारा वार्तिक है, इसको भी लिख देते हैं, यह भी हमारा वार्तिक है। वार्तिक एक बार दोहरा लीजिए जिससे कि जिसको भी याद नहीं है उनको सबको याद हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बोलकर इसको उच्चारित कर लीजिए। अभितः, परितः, समया, निक्साहा, प्रतियोगेपि। अब यहाँ पर द्वितीय लिखा नहीं है किंतु आप लोग उच्चारित करते समय बोल लेंगे यदि द्वितीय, तो आपको कंठस्थ हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो क्या हो जाएगा? अभितः, परितः, समया, निक्साहा, प्रतियोगे, तृतीया। अभितः, परितः, समया, निक्साहा, प्रतियोगे, अपि द्वितीया। ठीक है। तो इस प्रकार से इस वार्तिक में कुछ शब्द बताया था, तो अव्यय शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हमारा अभितः, अगला है परितः, फिर है समया, अगला है निक्सा। चलिए इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है, निक्सा। आगे है हा, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ हा, उसके आगे लिखा हुआ प्रति। अब यहाँ हमारे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे अपि। योगे अपि अर्थात इनके योग में भी, अपि माने भी। अब योग में भी क्या? योग में भी द्वितीया होती है। ठीक है। ये सीधे सीधे द्वितीया का विधान करता है कि अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे। इन शब्दों की योग में अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, इन सभी के योग में भी द्वितीया होती है। ठीक। अब इनका अर्थ भी जान लेते हैं। अभितः माने होता है दोनों ओर। ठीक। परितः माने होता है हमारा चारों ओर, चारों ओर। समया, निक्सा, समीप, निकट, पास। ठीक है। समीप, निकट, पास। ठीक है। सभी अर्थ हो जाते हैं। हाँ माने होता है धिक्कार या अफसोस। क्या हो जाता है? धिक्कार या अफसोस। और प्रति माने होता है की ओर या तरफ। क्या हो जाएगा? की ओर या तरफ। ठीक है। तो अभितः माने दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, समया, निक्सा माने निकट, समीप या पास, हा माने धिक्कार या अफसोस, प्रति माने की ओर या तरफ। इन सभी शब्दों के योग में क्या हो जाती है? द्वितीया हो जाती है। ठीक है। स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब जैसे कि हम लोग इसमें तो कोई ऐसा स्पष्ट उदाहरण नहीं दिया है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं अपनी ओर से ही। जैसे नगर के पास मंदिर है। नगर के पास मंदिर है। ठीक। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर नगर के पास मंदिर है, तो पास शब्द आया या नहीं? अब जब यहाँ पास शब्द आ गया है तो हमने देखा कि यहाँ हमारा जो अव्यय शब्द है समया या निक्सा, इनके योग में क्या हो जाएगा? जो हमारा वार्तिक है वो क्या बोल रहा है कि इनके योग में भी द्वितीया हो। तो जब द्वितीया होगी तो इस नगरम में षष्ठी विभक्ति न होकर के क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो जब द्वितीय हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? नगरम। और आगे क्या? निक्सा। आप चाहे निक्सा लगा दीजिए चाहे समया लगा दीजिए। नगरम, निक्सा। और मंदिर के लिए देवालय भी प्रयुक्त कर सकते हैं, और मंदिर का देवालय, देवालय अस्ति। ठीक है। इतना ही लिख दीजिए कि नगरम निक्सा देवालय, अर्थात नगर के पास मंदिर है। ठीक है। तो इनमें से किसी भी अव्यय शब्द के प्रयुक्त होने पर हम क्या करते हैं? जो भी हमारा चाहे वहां कोई भी कारक हो रहा हो वहां पर हम द्वितीया कर देंगे। किस वार्तिक से?
तो अभिता परता समया निक्साहा प्रतियोगी अपि द्वितीय वाले वार्तिक से वहां पर द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया होगा। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं अभिता का, अभिता या परिता का कोई सा भी, जैसे कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपने देखा, यहाँ पर चारों ओर जो हमारा शब्द दिया है, इसका जो शब्द अर्थात जो संस्कृत है वो क्या है, परिता, जो हमारा अव्यय शब्द है। तो इस अव्यय शब्द के योग में क्या हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं विद्यालय के चारों ओर, यहाँ पर भी संबंध कारक हो रहा था, किंतु यहाँ संबंध कारक ना होकर के क्या हो जाएगा, कर्म, अर्थात यहाँ पर भी द्वितीय हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद्यालयम परितः वृक्षः। ठीक है, विद्यालय परितः वृक्षः सन्ति या विद्यालय परितः वृक्षः। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ हमारा यानी कि जितने भी अव्यय पद यहाँ आए हैं, इनमें से किसी भी अव्यय पद के योग में वहां पर कर जो भी आपका अन्य संबंध इत्यादि कोई भी कारक हो रहा है, वो ना होकर के वहां पर भी द्वितीय हो जाएगी इस वार्तिक के अनुसार। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो वार्तिक हमारा आज वाला छूटा हुआ है उसको कल की कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और जैसा कि मैंने कल की कक्षा में भी आप सभी से बोला था कि टीजीटी पीजीटी की भर्तियां आ चुकी हैं, तो आप लोग प्रतिदिन समय से क्लास में उपस्थित रहें और प्रतिदिन की कक्षा को देखें। और संडे को कक्षा नहीं होती है, संडे को छोड़ के सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन 8:30 बजे समय से उपस्थित हो, और आपके जो भी सुझाव हो, जो भी प्रश्न हो, उसको कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।